नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग बात करते हैं हिंदी का एक टॉपिक होता है क्रिया के बारे में बात करते हैं। क्रिया क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके सीटेट या टेट या सुपर टेट एग्जामिनेशन के लिए, लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए, या जो भी वनडे एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्रिया क्या होती है। बाकी ये ग्रामर है, हिंदी का व्याकरण है, ये अगर आप छोटे क्लास में भी पढ़ रहे हैं तभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, या कहीं भी अगर मान लीजिए आप टीचर बन जाते हैं तो आपको पढ़ाना पड़े तभी भी आपको क्रिया की ज़रूरत पड़ती है। आप घर में भी क्रिया का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है क्रिया, कैसे इसको पढ़ना है, क्या इसके भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। आगे आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आलोका एजुकेशन पर, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। क्रिया क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यही जाना है कि क्रिया क्या होती है। इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। व्हाट इज़ वर्ब, क्रिया क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है कि क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। क्रिया का मतलब कार्य क्या करना ही क्रिया है। कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, यही एक क्रिया है। अगला दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जैसे हमको पता चले जिस चीज़ से, जिस शब्द से कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि राम खेल रहा है, तो राम क्या कर रहा है, तो राम खेल रहा है, तो खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। आइए अगले पॉइंट देखते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। अगर कोई वाक्य पूरा है तो उसमें क्रिया जरूर लगी है। अगर वो वाक्य उसमें क्रिया नहीं है, मतलब वाक्य वो अधूरा है। आइए अगला बात करें। इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण में से बदलते हैं। जो भी इसका रूप है लिंग, इसको हम आगे हम लोग पढ़ाएंगे तो आप समझ पाएंगे। जो कि लास्ट ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, आपको आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। चलिए आइए देखिए अगला पॉइंट। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। समय सीमा बताती है क्रिया कि मतलब वो खेलता था, मतलब ये बता रहा है समय पहले हो चुका है। ये बताया खेल रहा है, मतलब अभी चल रहा है। वो बोल रहा है खेलेगा, मतलब ये फ्यूचर बता रहा है। तो इस तरह से क्रिया हमको समय बताती है। अगला देखते हैं। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूत में हो चुका है या भविष्य में होने वाला है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बताया, राम खेल रहा है, राम खेल चुका है और राम खेलेगा। तीनों में अंतर हो गया, भूत भविष्य वर्तमान का है, तो ये पता चलता है कि किस तरह का है। अगला, क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। चलिए आइए अगला देखते हैं क्या क्या। जैसे एग्जाम्पल में है खाना, नाचना, खेलना, ये सब क्या है, क्रिया है। खेलना, हमने कहा कि वो खाना खा रहा है तो क्रिया है। वो नाच रहा है, क्रिया है। वो खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, सीता मार रही है, अंकित पानी पी रहा है, प्रशांत जाना चाहता है, हम सोना चाहते हैं, वह लिख रहा है। जो भी नाम, किसी का भी नाम ले लीजिए, तो वो क्या, जाग रहा है, रहना है, गाना है, दौड़ना है, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। अगला आते हैं क्रिया के उदाहरण। जैसे हम बता दिया, राम खेल रहा है, मीना नाच रही है, ये सब उदाहरण है। अब देखते हैं धातु क्या होती है। एक टॉपिक इसमें बीच में धातु आ गया, इसको जान लेते हैं। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जो मूल रूप से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ देगा सीटेट में कि क्रिया का ही एक रूप धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। मतलब कि क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं, तो धातु को कहते हैं। ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, खेल, खा, जा, बोल, ये सब क्या है, ये सब आपके धातु हैं। आइए अगला बात करते हैं धातु के भेद। धातु के कितने भेद होते हैं, धातु के 4 भेद होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा सामान्य धातु, तीसरा व्युत्पन्न धातु, चौथा यौगिक धातु। अब आइए इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। मूल धातु क्या होता है। मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है। जैसे खा, पढ़, लिख, हम कहते हैं चल खा, चल पढ़, चल गाना गा, चल जा, तो ये क्या है, ये सब किसी पे आश्रित नहीं है। दूसरा है सामान्य धातु। धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसे सरल रूप बनाया जाता है उसे
सामान्य धातु कहते हैं, जैसे रोना, सोना, खाना, पीना, बैठना, घूमना, ये सब क्या है, सामान्य धातु हैं। तीसरा है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पढ़वाना, बनवाना, कटवाना। आप कहते हैं मुझे बाल कटवाना है, चलो मुझे एक तो कहाँ गए थे, तो मेरे दोस्त को एक तो फ़ोन दिलवाना था, दिलवाना, करवाना, बोलो मुझे होमवर्क करवाना है। जैसे बच्चे हैं, उनकी मम्मी कहती हैं अरे मुझे तो मेरे बेटे को रोज़ 1 घंटे होमवर्क करवाना पड़ता है, तो ये हो गया। लिखवाना, कि उसे रोज़ 2 पेज नकल लिखवाना पड़ता है। खिलवाना, चलो भाई क्या करना है, तो इतने लोगों को चलो खाना खिलवा दो। तो जब किसी और से कराया जाता है तो इसमें क्या होता है कि ना और लगा होता है, तो ये व्युत्पन्न धातु हो जाता है। अब यौगिक धातु की बात करते हैं। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, क्रिया के भेद। क्रिया कितने भेद होते हैं क्रिया के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, मतलब क्या हिंदी है तो क्रिया का असल क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए बात करते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित। जो बिना कर्म के होते हैं वो अकर्मक हो गया, सिंपल सी बात है। जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसको प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिले आपको, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तैरना, कूदना, सोना। बोलो वो तैर रहा है, अब वो क्या तैर रहा है ये तो नहीं, किस में तैर रहा है भले ही होगा। कूदना, वो कूद गया, तो भाई कूद गया तो बस कूद गया। अब इसमें कोई और हम लोग कुछ नहीं पूछ सकते हैं। आइए अब उदाहरण देखते हैं। वो चढ़ता है, वे हंसते हैं। इसमें कोई और क्वेश्चन पूछते वो चढ़ता है, तो अब इसमें हम कैसे, वो किस पर चढ़ता है, जबकि क्रिया में कोई नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन किस पर चढ़ता है वो अलग बात है, किस पर चढ़ता है ये चीज़ अलग है। ये आपके इसके उदाहरण है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ या कर्म रहित, उसी का अपोजिट है। अकर्मक का अपोजिट है सकर्मक। कभी ये एग्जाम्पल में पूछ देता है विलोम क्या होता है, अकर्मक का विलोम क्या होता है, तो आपको अकर्मक विलोम सकर्मक बताना है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह चढ़ाई चढ़ता है, वो क्या चढ़ता है? चढ़ाई चढ़ता है। मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, श्याम फिल्म देख रहा है, ये इसका उदाहरण है। अब आप बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो बनता है क्योंकि इसमें कुछ इतने ज़्यादा बताना ही है, इतने टॉपिक में कि कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। बहुत ही लंबा टॉपिक है ये, बहुत ही आपको बहुत खोजने से हमने बनाया हुआ है, बहुत खोज करके कि कहाँ कहाँ से टॉपिक लेकर के कि आपको कोई एक पॉइंट छूट ना जाए, एग्जामिनेशन में आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। आइए बात करते हैं पूर्ण एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लेबल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जहाँ पे एक कर्म पूरा हो जाता है, एक काम पूरा हो जाता है, वहाँ पे एक पूर्ण एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे वह रोटी खाया, वह रोटी खाता है, यहाँ पे आपका क्रिया पूरा हो जाता है। शाम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रहा है। अब देखिए पूर्ण द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। द्विकर्मक का अर्थ होता है 2 कर्म वाला। जहाँ 2 कर्म वाला हो उसे द्विकर्मक कहते हैं, जहाँ एक कर्म वाला हो उसे कर्मक कहते हैं। सोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया। देखिए ये 2 कर्म आ गया। सोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया। नर्स रोगी को दवा पिलवाती है। श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है। नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। तो उसे यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब अपूर्ण क्रिया क्या होती है? जहाँ पे पूरा ही ना हो। जैसे जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती है। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। ये कभी आपसे पूछ सकता है कि पूरक किसे कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। महात्मा गांधी थे,
महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, इसमें राष्ट्रपिता लिखने से स्पष्टता आ गई है। ये राष्ट्रपिता लिखा तो स्पष्टता आ गई है। तुम हो, हमने कह दिया तुम बुद्धिमान हो, ये अपूर्ण क्रिया थे। तुम हो, क्या हो? बुद्धिमान हो। मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष क्या बन जाऊंगा? मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं पीसीएस बन जाऊंगा। छोटा अपना लक्ष्य मत रखिए, लक्ष्य को बड़ा रखिए और उसके लिए मेहनत करिए। जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य को बड़ा रखिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। चाहे जी जान लगा दीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जो अभी आपका लक्ष्य हो, लक्ष्य बड़ा रहेगा तो अभी आप सक्सेस हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। पहले लक्ष्य बड़ा रहेगा, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। आईएएस के लिए प्रयास करेंगे, आईएएस न बन जाए तो पीसीएस तो बन सकते हैं, बड़ा लक्ष्य है तो। पीसीएस भी अगर न बन पाए तो कम से कम थोड़े छोटे अधिकारी बन सकते हैं, वो भी ना बन पाए तो कम से कम एक तो कोई भी सरकारी नौकरी तो मिल सकती है। तो ये कहने का मतलब कि लक्ष्य अपना आप बड़ा रखिए। आइए अब बात करते हैं अपूर्ण क्रिया के भेद। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। वही बात है, अकर्मक और सकर्मक जो हमने पहले बताया था। जो बिना कर्म के होते हैं वो अकर्मक होते हैं, जो कर्म के साथ होते हैं वो सकर्मक होते हैं, लेकिन ये दोनों अपूर्ण होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्या होती है? कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया लेबल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं। उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीमार रहा। आइए अगला देखते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कभी कभी कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता है, इन्हें भी संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं। उसे संपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने उसे महान बनाया। आइए अगला देखते हैं, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। भाई ये तो अभी तक हमने पढ़ा, वो अब पढ़ना है कि संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसके अनुसार क्रिया के 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणर्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। आइए देखते हैं, एक एक को आराम से पढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि टॉपिक लंबा है, टॉपिक अच्छा है। टॉपिक में हम चाहते हैं पूरा कवर करना, नहीं तो चाहे तो छोटा सा भी टॉपिक बना सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा आपका कवर हो जाए, कि कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए। कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर क्रिया के बारे में कुछ भी आ जाए तो आपको कुछ ना छूटे, भले ही वीडियो आपके आधे घंटे 1 घंटे का क्यों ना बने। चलिए आइए बात करते हैं, सामान्य क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया के रूप से कल विशेष का पता न हो और उसके पीछे न लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, कूदना, नाचना, पढ़ना, ये सामान्य क्रिया हो गई, नॉर्मल क्रिया हो गई है। आइए अगला बात करते हैं, संयुक्त क्रिया क्या होती है। जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक, ये देखिएगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए इतना आसान से लिखा गया। अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो वीडियो में देख देख के आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छे नोट्स आपके बनेंगे। और कोशिश यही रहती है हमारी कि आपको जो भी कंपटीशन के आप देने जाएँ तो कोई टॉपिक छूटे नहीं, कि क्रिया से कहीं से भी आ जाए तो आप लिख सकें। इस तरह जितने भी हमारे वीडियो बनते हैं, हमारा कोशिश यही रहता है कि जो भी टॉपिक उठाया जाए उससे संबंधित सारे के सारे जो भी कन्फ्यूजन रहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, सब आपको दे दिया जाए। कन्फ्यूजन कोई भी ना रह पाए, आप अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैंने खाना खा लिया, प्रियंका ने दूध पी, वह घर पहुंच गया। ये क्या है? संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। आइए अगला बात करते हैं, संयुक्त क्रिया के भेद। अब संयुक्त क्रिया के भी भेद होते हैं। शायद ये आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं, लेकिन आप इस वीडियो में पढ़ लीजिए और जान लीजिए कि ये भी होते हैं। इसके भी क्या क्या भेद होते हैं? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, स्मृति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ये क्या है? ये सब इसके भेद हैं। अब आइए
बात करते हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अगर आपको ये नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए और फॉरवर्ड करके आप थोड़ा सा आगे, जैसे कहते हैं हम लोग कि थोड़ा आगे भगाओ, थोड़ा आगे भगा के अपना वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिन संयुक्त क्रिया से हमें यह पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, उसे आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नाचने लगी, बरसात होने लगी। लोग कहते हैं जल्दी 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 छत लाओ, बरसात होने लगी। लोग कहते हैं जैसे छत पे गांव में क्या होता है, शहर में कम होता है, गांव में छत पे लोग अपना चावल सुखाने के लिए, दाल और गेहूँ ये सब सुखाने, चावल तो धूप में नहीं सुखाया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि चावल अगर धूप में सुखा देंगे तो वो जब बनाएंगे तो टूट जाएगा, उसको छाया में सुखाया जाता है। और जो आपके दाल होते हैं या ख़ासतौर से गेहूँ होता है, गेहूँ को आप धुल के छत पे डाल देते हैं, बारिश होने लगती है, लोग कहते हैं जल्दी 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 इसको सबको समेट के रखना है, नहीं तो क्या होने लगा, बारिश होने लगी। आप रखिए नहीं तो भीग जाएगा। आइए अगला बात करते हैं समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जहाँ पे आपको समाप्ति बोधक का जैसे नाम बता रहा है कि मुख्य क्रिया के समापन होने का पता चलता है कि ये समापन हो गया, भाई समाप्त हो गया। तो क्या समाप्त हो गया? तो जैसे वह सो चुका है, हाँ भैया आप खाना खा लिए, हाँ। जैसे आप किसी शादी वादी में जाते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि भैया चलो खाना खा लो, तो आप कहते हैं हम तो खाना खा लिए हैं। तो जहाँ इस तरह का बात होता है वहाँ समाप्ति होता है, मतलब जहाँ काम का होने का पूरा पता चलता है, काम हो गया है, वहाँ पे क्या है, तो ये समाप्ति का पता चलता है, समाप्ति बोधक हो जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वो सो चुका है, वो खा चुका है, लड़ चुका है। अगला देखते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध कराया जाता है, उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जागने न पाए। वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जागने न पाए, ये कहते हैं जाने न पाए, जो भी है सोने पाया है, जाने न पाए। मतलब ये जागने न पाए ये है कि बहुत, मतलब जैसे कोई बंदा है बहुत बीमार है, तो उसको पता चले कि सुबह से चिल्ला रहा है और उसको दवा दिया गया है, शाम को आराम मिल गया है, थोड़ा सोया है, लोग कहते हैं भाई चलो चलो रहने दो, वो बहुत मेहनत सोया, थोड़ा उसको सोने दो, जगाओ मत। या फिर छोटा बच्चा रहता है, वो आराम अभी तुरंत सोया है, तो लोग कहते हैं अरे अभी तो सोया है, मत जगाओ, बहुत मुश्किल सोया है, कब से रो रहा था। आइए अगला बात करते हैं अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया के करने की अनुमति दी जाती है, उसे अनुमति बोधक, जैसे नाम बता रहा है वैसे ही है। मुझे सोने दो, मुझे कहने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे गाने दो, ये क्या है, अनुमति बोधक। अब है नित्यता बोधक। नित्यता बोधक मतलब जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया के नित्यता का या उसके ख़त्म न होने का पता चलता है, मतलब इसे निरंतरता भी हम लोग कह सकते हैं। नदी बढ़ रही है, जैसे बाढ़ का पानी आता है, यहाँ पे आप अगर इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में, तो संगम में बाढ़ आता है, हर साल देखते होंगे। जो वहाँ पे लेटे हनुमान जी वहाँ तक बाढ़ आ जाता है, लगभग हर साल आता है। कहा यह जाता है कि हनुमान जी जो हैं उनको छूने के लिए गंगा जी आती हैं, उनको स्नान कराने के लिए गंगा जी आती हैं कि उनको आके स्नान करना है। और ये सही बात है कि लगभग हर साल बाढ़ आ जाती है और वो बाढ़ से पूरे डूब जाते हैं, वो पूरा मंदिर बंद हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि मंदिर के पास, मंदिर का जो जहाँ पे रोड है वहाँ पे 5-7 फीट पानी हो जाता है, इतना ऊपर पानी रहता है, मंदिर पूरा बंद रहता है जितने दिन बाढ़ रहता है। तो ये क्या है कि नदी बढ़ रही है, नदी बह रही है, पेड़ बढ़ता है, पेड़ बढ़ता गया, जैसे कहते हैं ना, कह रहे अभी तो इतना छोटा था कैसे बढ़ गया। तो ये क्या बता रहा है, इसमें निरंतरता और नित्यता कुछ मतलब आगे बढ़ रहा है। अगला बात करते हैं आवश्यकता बोधक। जैसे इसमें कुछ आवश्यकता की बात होती है, जैसे ये है मुझे यह काम करना पड़ रहा है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। हम लोग कहते हैं मुझे यह काम करना पड़ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप लोगों को वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो ये क्या है, ये आवश्यकता बोधक। आप लोगों की आवश्यकता है कि भाई आप लोगों को ज़रूरत है, हम जानते हैं कि आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोग को वीडियो चाहिए तो हम वीडियो बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। अब है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्या है, जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का पता चले, उससे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। कि जितना भी ये क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इन सब के नाम के ऊपर डिपेंड है, नाम के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा,
वो बीच में बोल दिया निश्चय बोधक, वो बोल दिया मैं मार बैठूंगा, तुम निश्चय कर रहा है चुप हो जाओ नहीं तो मैं मार बैठूंगा, बीच में ही बोल दिया। अगला है इच्छा बोधक, जिसमें इसमें इच्छा का पता चला, वो घर जाना चाहता है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। जैसे आप भूखे रहते हैं, जैसे आप स्कूल से पढ़ के आते हैं, कोचिंग से पढ़ के आते हैं, कहीं से बाहर से आते हैं, आपको भूख लगी रहती है, तो आप क्या कहते हैं, भैया कहते हैं पापा पापा मुझे कुछ मत कहिए, मैं खाने जा रहा हूँ, मम्मी मुझे खाना दो, मैं खाना चाहता हूँ। मैं फ़ोन करते हैं आप कि पिताजी मेरी छुट्टी हो रही है, अब होली है, दिवाली, दशहरा जो भी है त्यौहार है, मैं छुट्टी हो रही है, मैं अब आना चाहता हूँ घर पे। तो पिता कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, पिताजी आप कहते हैं कि बेटा चलो आ जाओ, कितने दिन के लिए आ रहे हो, 4 दिन के लिए आ रहे हो, चलो खुशी की बात है, आप घर आ जाओ। आइए अब अगला देखते हैं, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है तब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे वह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ, मैं गाना गाया करता हूँ, मैं वीडियो बनाया करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। हमने कह दिया कि आप वीडियो देखा करते हैं, आप वीडियो लाइक किया करते हैं, आप वीडियो में कमेंट किया करते हैं, तो क्या हो गया, ये अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया हो गया, आप अभ्यास कर रहे हो। अगला शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, ये क्या होती है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिस संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चले उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं IAS बन सकता हूँ, मैं PCS बन सकता हूँ, मैं इस बार सुपर टेट निकालूंगा। जैसे कोई भी भर्ती आती है आपकी शिक्षक वाली, तो आप कहते हैं भैया इस बार तो मुझे पास होना ही है, इस बार मैं इसको निकाल सकता हूँ, इस बार मैं इस भक्ति को निकाल सकता हूँ, इस बार मैं लेखपाल का फॉर्म आएगा तो मैं लेखपाल बन सकता हूँ, मतलब बनना है। आप ये दिखाते कि मुझे शक्ति का बोध कराता है कि मैं निकाल सकता हूँ, मुझ में इतना शक्ति है, मुझ में इतना गट्स है, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। आइए अगला बात करते हैं, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया क्या होती है। जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जुड़ने का पता चलता है तो वहाँ पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह खेला कूदा करता है, वह खाया पिया करता है, वह नाचा गाया करता है, तो ये क्या हो गया, पुनरुक्त क्रिया हो गई। अब हम लोग जब तीसरे, वो जब पहले थे वहाँ बात करते हैं, जो उसमें तीसरा पॉइंट था वो नाम धातु क्रिया, ये हम लोग उसी में पढ़े ना क्रिया के भेद जो, तो उसमें क्या, क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये धातुओं के नाम से बनी होती है इसलिए नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, हाँ तो आइए बात करते हैं कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु की जो बात हो रही थी, ये नाम धातुओं के नाम से बनी होती है इसलिए नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे क्या क्या है, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखना। उदाहरण, लुटेरों ने ज़मीन हथिया ली, उसने उन्हें लतिया दिया, ये क्या है, नाम धातु क्रिया। आइए बात करते हैं संज्ञा शब्दों से बनाए कुछ नाम धातु के उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे संज्ञा से नाम धातु का प्रकार इस प्रकार है, क्या क्या है, शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, दुख से दुखियाना। और दूसरा पॉइंट है, सर्वनाम शब्दों से बने नाम धातु के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नाम, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, ये क्या है, सर्वनाम से बना हुआ कुछ नाम धातु है। विशेषण शब्दों से बने नाम धातु के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, लज्जा से लजाना और फिल्म से फिल्माना। अब बात करते हैं अनुकरणवाची शब्दों से बने नाम धातु के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जैसे थप थप मीन्स थपथपाना, कप कप मीन्स कप कपाना, खट खट मीन्स खटखटाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसा नाम बता रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो जिसमें जो
किसी और से कार्य करवाया जाए या किसी और कार्य करने को प्रेरणा दी जाती है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कटवाना, करवाना, बुलवाना। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। मैंने राधा को पत्र लिखवाया। ये क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। प्रेरणात्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला है प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरा प्रेरक क्रिया, दूसरा प्रेषित क्रिया। अब प्रेरक क्रिया क्या है? जो किसी और को प्रेरणा देता है उसे प्रेरक, या प्रेरणा देता है या प्रदान करता है उसे प्रेरक क्रिया कहते हैं, जैसे मालिक, अध्यापिका। और प्रेरित क्रिया क्या? जो किसी और से प्रेरणा लेता है उसे प्रेरित करता कहते हैं, जैसे नौकर, छात्र। सिंपल सी बात है भाई कि जब जो किसी को प्रेरणा देता है तो जो प्रेरणा दी वो प्रेरक होता है, और जो लेता है वो प्रेरित हो गया। जैसे टीचर हैं, वो किसी और को क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो वो टीचर हो गए, वो प्रेरक हो गए। और जो ज्ञान लेता है वो प्रेरित हो गया, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं। अब आते हैं प्रेरणात्मक क्रिया के रूप। इसके भी दो रूप हैं, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। आइए बात करते हैं प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया की। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। अब बात करते हैं द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया की। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम कराने की प्रेरणा देता है, उस द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाई, जोकर सर्कस में हाथी से करतब दिखाया। प्रेरणात्मक क्रिया बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। मूल 2 अक्षर वाली धातुओं में जब आना या वाना जोड़ दिया जाए, जैसे पढ़ से पढ़वाना, चल से चलवाना। 2 अक्षर वाली धातुओं में जब ए और ओ जोड़ दिया जाए, जब दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर बना दिया जाता है, जैसे जीत से जिताना, लेट से लिटाना, जिताना से जितवाना, लेट लिटाना से लिटवाना। 3 धातुओं वाले अक्षरों 3 अक्षर वाले धातुओं से कैसे बन जाता है? समझ से समझाना, से समझाना मतलब समझवाना, बदलाना मतलब बदलवाना। कुछ धातुओं में आवश्यकता अनुसार प्रत्यय लगाए जाते हैं। जिलाना मतलब जिलवाना। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण इस प्रकार हैं। मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक के उदाहरण इस प्रकार है। उठना, उठाना, उठना, उठाना, उठवाना। 3 तरह की क्रिया आपने बताया। मूल क्रिया पहला उठना हो गया, ये है उठना, ये है प्रथम प्रेरणार्थक उठाना, द्वितीय प्रेरणार्थक ये है उठवाना। इसी तरह से ढेर सारे पढ़ लीजिएगा। जैसे लास्ट है देना, दिलाना, दिलवाना। नेक्स्ट है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्णकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भाग गए, वह खाकर सो गया। तत्कालिक क्रिया, जैसा नाम बता रहा है तत्काल में होता है। वह क्रिया जो पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है। तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आते ही सो गया, जैसे कोई थका रहता है, आता है आते ही सो गया। शेर देखते ही वो बेहोश हो गया, भाई वो शेर देखते ही बेहोश हो गया। वो दवा पीते ही सो गया, उसको इंजेक्शन लगते ही मर गया। तो ये क्या है? तत्कालिक क्रिया होती है। कृदंत क्रिया क्या होता है? कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बना दिया जाए उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता इत्यादि। अब आते हैं यौगिक क्रिया के बारे में। यौगिक क्रिया जिन वाक्यों में 2 क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सामान रखकर गया, परीक्षा सिर पर आ गई है, पढ़ने की तैयारी करो। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सारी वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए, लिखिए, मेहनत करिए, मेहनत से पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लिख लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो आपकी पूरी, जैसे कहते हैं कि लाइफ सेट हो गई, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपके जीवन भर के लिए आराम हो जाएगा, आपके घर परिवार वालों के लिए आराम हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़ा करिए। आइए बात करते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आता है, तुम सोए हुए हो। नेक्स्ट है सजातीय क्रिया। कुछ
अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग से सजातीय किया जाता है। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि उसकी राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा लिख रहा है। विधि क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चलता है उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, पानी लाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, पानी पियो, इस तरह से है, ये आपका विधि क्रिया है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने जो देखा ये वीडियो बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट होगा। जो भी सीटेट का पेपर आप देना चाहते हैं, टेट का पेपर देना चाहते हैं, लेखपाल का पेपर देना चाहते हैं, कोई भी स्टेट है आपका, जो भी जहाँ का भी लोकल का स्टेट है उसमें भी ये पूछता है क्रिया के बारे में कुछ भी, तो आप लोग इसमें से पूरी जानकारी ले लीजिए। इस वीडियो को अपने पास रखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये जो अगर वीडियो में अच्छा लगे तो उन लोगों को बताइए, उन लोगों को नॉलेज दीजिए, चाहे वीडियो को दिखा के और या फिर ऐसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल अलोका एजुकेशन। थैंक यू।